हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो अपन ने बोला था कि अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर को अपन चार्ज उसकी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते तो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन चार्ज हो गया। तो इस लाइन चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका डायरेक्शन तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा, इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। आज अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट, तो एक शीट है, शीट का मतलब एक रेक्टेंगुलर टाइप की एक सरफेस है, इनफाइनाइट है, बोले तो उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है, इन्फिनिटी है। और जो इनफाइनाइट शीट है उस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप यूं समझिए, आप ऐसा समझिए कि ये एक शीट है पतली सी, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसकी लेंथ इन्फिनिटी तक है और ब्रेथ भी इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट तक जा रही है। और इस शीट पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये शीट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप की है, इस पर चार्ज इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब, क्योंकि यहां पर शीट पर चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बोले तो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बोले तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा, सेम। तो इस शीट के हर जगह पर चार्ज पर यूनिट एरिया, बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह पर सेम है, हर जगह पर सेम है। तो जिसका यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो इसके हर यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। आपकी ये शीट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये शीट इधर इनफाइनाइट तक जा रही है, अंदर इन्फिनिटी तक, ऊपर इन्फिनिटी तक और नीचे इन्फिनिटी पर, और इस पर चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर शीट इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो अपन इस शीट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये शीट तो क्या है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अपन इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बोले तो इनफाइनाइट चार्ज शीट है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये आपकी चार्ज शीट हो गई। इसका मैंने एक छोटा सा पोर्शन बोर्ड पर शो कर दिया और इस शीट पर चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज इसकी सरफेस पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से किसी पॉइंट पर, लेट अस सपोज इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैंने कहा पहले अपन क्या करते हैं, इस इनफाइनाइटली चार्ज शीट की वजह से इस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड बाहर निकाल लेंगे। तो इस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस पी से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। तो ये जो पॉइंट पी है, इससे मैंने क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आया, कितना आया, ओ आया। यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट कितना आया, ओ आया। तो मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। तो अब मैं क्या करता हूं,
इस O के सिमेट्रिकली दो स्मॉल एरिया एलिमेंट को कंसिडर करता हूं। इस O के सिमेट्रिकली बोले तो जितना मैंने ऊपर लिया उतना नीचे, अगर मैंने इधर लिया है तो उतना ही इस पर। तो ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है ये O के सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, जो कि O से सेम डिस्टेंस पर है। O से तो सेम डिस्टेंस पर होने के साथ साथ ये एलिमेंट जितना ऊपर है उतना ही नीचे। अगर आप इधर रहेंगे राइट हैंड साइड पर तो उतना ही लेफ्ट हैंड साइड पर। तो अपन क्या करते हैं, इस O के सिमेट्रिकली दो स्मॉल एरिया एलिमेंट A1 और A2 को कंसिडर करते हैं, whose area is DA। इन दोनों का एरिया कितना है, DA। तो ये एरिया DA, ये एरिया DA। इस शीट पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा। तो इस एरिया के अंदर जिसकी वैल्यू कितनी है, DA, इस एरिया के अंदर चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा DA। इस एरिया पर भी चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा DA। तो इन दोनों A1 और A2 पर चार्ज सेम है, A1 और A2 पर चार्ज सेम है। और आप देख रहे होंगे इस A1 और A2 की P से डिस्टेंस भी सेम है। तो गौर फरमाइएगा, A1 और A2 पर चार्ज सेम है और इस A1 की और इस A2 की P से डिस्टेंस भी सेम है। तो इस A1 और A2 की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि A1 की वजह से इस P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लाइन जोइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट P पॉजिटिव है तो हवे, इस A2 की वजह से लाइन जोइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट P और पॉजिटिव है तो हवे। तो A1 और A2 की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, A1 की वजह से A1 P के अलोंग होगी और A2 P की वजह से A2 P के अलोंग होगी। तो ये P से मैंने इस चार्ज शीट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिए जो कि इस O के सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। तो इस A1 की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग A1P और इस A2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग A2P। लेकिन दोनों एलिमेंट पर, दोनों स्मॉल एरिया एलिमेंट पर चार्ज सेम है, यहाँ चार्ज और यहाँ चार्ज सेम है, साथ साथ इनका P से डिस्टेंस भी सेम है। तो A1 और A2 की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इस A1 की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो अलोंग A1P और A2 की वजह से देखेंगे तो अलोंग A2P। तो पता लगा इसकी वजह से A1P के अलोंग, इसकी वजह से A2P के अलोंग। तो अगर मेरे को इस पेयर ऑफ एलिमेंट विच आर सिमेट्रिकली सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू O, तो अगर मेरे को इस पेयर ऑफ एलिमेंट की वजह से इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मेरे को इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम करने के लिए मैं क्या करूंगा, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को रिजॉल्व कर दूंगा अलोंग OP एंड परपेंडिकुलर टू OP। तो लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो दिस इज आल्सो थीटा, वर्टिकल अपोजिट। तो अपन क्या करेंगे, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को रिजॉल्व कर लेंगे along OP which is perpendicular to the sheet and perpendicular OP which is parallel to the sheet। तो ये शीट के पैरेलल आ गया। तो इसका इधर कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, E1 cos थीटा, इधर कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, E1 sin थीटा, इसका इधर कंपोनेंट लेंगे तो E2 cos थीटा, इधर कंपोनेंट लेंगे तो E2 sin थीटा। तो पता लगा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू OP, OP के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बोले तो शीट के जो पैरेलल कंपोनेंट है बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दोनों कंपोनेंट E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कंपोनेंट अलोंग OP बोले तो परपेंडिकुलर टू शीट E1 cos theta and E2 cos theta add together being in same direction। तो E1 cos theta और E2 cos theta का डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो फिर थोड़ा सा गौर फरमाएं, E1 को रिजॉल्व किया, E1 को तोड़ा तो E1 को तोड़ के मेरे पास ये दो टुकड़े आ गए, E2 को तोड़ा तो इसको तोड़ के भी ये दो टुकड़े आ गए। तो E1 और E2 को दोनों को तोड़ के मैंने कितने
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन कर लिए 4, अब ये तो टूट गए, अब क्या बचा अपने पास 4, और इन 4 में से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पेयर ऑफ एलिमेंट एट पॉइंट P किधर की तरफ है, अलोंग OP, बोले तो परपेंडिकुलर टू द शीट। लेकिन ये मेरे को तो क्या करना है, इस पूरी शीट की वजह से फाइंड आउट करना है, ये तो केवल इस पेयर ऑफ एलिमेंट की वजह से हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसी तरह से इस पूरी शीट को क्या करूंगा, ओके सिमेट्रिकली इनफाइनाइटली पेयर ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना मालूंगा। देखना यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ था, यह आया था O, यह आया था क्या O, एक एरिया एलिमेंट ऊपर लिया तो एक एरिया एलिमेंट नीचे लिया, ओके सिमेट्रिकली लेना है तो एक इधर लूंगा तो एक इधर लूंगा, एक इधर लूंगा तो एक इधर लूंगा, एक इधर लूंगा तो एक इधर लूंगा, तो ये दोनों एरिया एलिमेंट ओके सिमेट्रिकली, ये दोनों एरिया एलिमेंट ओके सिमेट्रिकली, ये दोनों ओके सिमेट्रिकली, ये दोनों ओके सिमेट्रिकली, तो इसी तरह से मैं ओके सिमेट्रिकली स्मॉल एरिया एलिमेंट पेयर ऑफ एलिमेंट कंसिडर करता जाऊंगा, ईच पेयर ऑफ एलिमेंट की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा, तो पता लगेगा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू OP वो तो कैंसिल होते जाएंगे और कंपोनेंट पैरेलल टू द OP वो ऐड होते जाएंगे, बोले तो ईच पेयर ऑफ एलिमेंट की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर की तरफ आएगा, अलोंग OP बोले तो परपेंडिकुलर टू द शीट, तो मैं बोल सकता हूँ इस पूरी शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर टू द शीट, तो मैं उससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, इसी लाइन पर होगा, पेन का टिप पॉइंट पर रखूंगा, शीट पर चार्ज पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव तो टुवर्ड्स, इस पॉइंट पर बताना है, अरे शीट इनफाइनाइटली है तो ये शीट आ गई, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा तो इसी परपेंडिकुलर लाइन पर होगा, यहां पर बताना है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, इसी परपेंडिकुलर लाइन पर होगा, तो कोई सी भी इनफाइनाइटली चार्ज शीट है तो इनफाइनाइटली चार्ज शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द शीट आएगा, इफ चार्ज ऑन शीट इज पॉजिटिव तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अवे फ्रॉम द शीट, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द शीट। अब थोड़ा सा एक हवा में बात कर लीजिए, मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, अरे मेरा ये बॉडी एक तरह से इनफाइनाइटली चार्ज शीट का एक छोटा सा पोर्शन है, इस बोर्ड की जो लेंथ है ये इनफाइनाइट तक जा रही है, इसकी जो ये विड्थ है वो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो आप यूं समझिए मेरा बोर्ड ही क्या है, इनफाइनाइट चार्ज शीट। अब मेरा ये बोर्ड ही इनफाइनाइट चार्ज शीट है, यहां तो डायग्राम में मैंने जो शीट ली थी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड ली थी, अब की बार जो शीट ले रहा हूं इन दी प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक, तो ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है। अब आपको क्या करना है, इस इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो मैंने इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आ गया O, ये OP है, ये OP है। अब मैं क्या करता हूं, इस O के सिमेट्रिकली दो स्मॉल एरिया एलिमेंट लिए, ओके सिमेट्रिकली मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे, ये दो स्मॉल एरिया एलिमेंट लिए A1 और A2, दोनों का एरिया सेम तो दोनों पर चार्ज सेम, तो A1 और A2 पर चार्ज सेम है और A1 और A2 की P से डिस्टेंस भी सेम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो ये साइड तो दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन, ये और ये सेम, तो A1P और A2P भी सेम होंगे, समझ आ गया। इस A1 की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, लाइन जोइनिंग द चार्ज एट पॉइंट P इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, A2 की वजह से क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो अपन क्या करें, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को रिजोल्व किया अलोंग OP एंड परपेंडिकुलर टू OP, तो E1 का और E2 का OP के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा और OP के अलोंग ऐड हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट इधर लिया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट इधर लिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी शीट को ओके सिमेट्रिकली सिचुएटेड इनफाइनाइट pair of
एलिमेंट से मिलकर मैं बना मानता हूं। तो अगर मैं एक एरिया एलिमेंट इधर लेता हूं तो दूसरा एरिया एलिमेंट इधर, एक इधर लेता हूं तो एक इधर, एक इधर लेता हूं तो एक इधर। चलो इन दोनों को कंसिडर कर लेते हैं अपन, एक ये हो गया और एक ये हो गया। पी ये है, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसकी वजह से इधर आ गया, इसकी वजह से इधर आ गया। तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को रिजोल्व करेंगे अलोंग OP एंड परपेंडिकुलर टू OP। अब OP के परपेंडिकुलर लाइन ये, अरे OP ये लाइन है ना, OP ये लाइन है, तो ये वाली लाइन भी OP के परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन भी OP के परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन भी OP के परपेंडिकुलर। या यूं समझो OP बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो सारी लाइन है, जो मैं इस बोर्ड पर जो भी लाइन ड्रॉ करूंगा सब OP के क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। सब OP के क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। तो समझेगा ये P पॉइंट यहां पर है, A1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड A1P इधर, A2 की वजह से A2P इधर। तो अपन क्या करते हैं, इसको OP और OP के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। ये OP के परपेंडिकुलर है, लेकिन शीट के तो क्या ये पैरेलल ही है। तो अपन क्या करेंगे, जब E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा E1 sin थीटा, और E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा E2 sin थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। E1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट E1 cos थीटा, E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट E2 cos थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से आप हर पेयर ऑफ एलिमेंट की वजह से, हर पेयर ऑफ एलिमेंट की वजह से जो कि O के सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, हर पेयर ऑफ एलिमेंट की वजह से जब P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो OP के परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो क्या होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे, लेकिन OP के अलोंग कंपोनेंट क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं इस पूरी शीट की वजह से इस P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो परपेंडिकुलर टू क्या आएगा, OP आएगा। तो आप जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, आप क्या कीजिए, उस पॉइंट से क्या कीजिए, शीट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज शीट इसी लाइन पर होगा। पेन का टिप उस पॉइंट पर रखें जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पॉजिटिव है तो अवे हो जाएगा, और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। अब अपन बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। तो इसकी वजह से अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो फिर गौर फरमाइएगा, तो ये आपकी इनफाइनाइट चार्ज शीट का एक छोटा सा पोर्शन है, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को क्या करना है, इस चार्ज शीट की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग गाउस लॉ, बाय यूजिंग गाउस लॉ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे को क्या करना है, इस इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट P से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, और परपेंडिकुलर का जो फुट पॉइंट आता है वो क्या है, O, और मैंने बोला लेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P
फ्रॉम द शीट इज आर। तो P का इस शीट से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना है भैया आर। तो अब अपन क्या करते हैं, इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए अपन इस शीट के परपेंडिकुलर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस परपेंडिकुलर टू द शीट whose length is 2r, जिसका लेंथ कितना है 2r। बोले तो इस r का डबल है। क्रॉस सेक्शन एरिया इज a। तो इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस of length 2r and cross section area A perpendicular to the sheet in such a way that point P should lie on its one circular face। तो मैं क्या करता हूं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करता हूं whose length is 2r, cross section area is A, perpendicular to the sheet। लेकिन इस तरह से इमेजिन किया कि जो पॉइंट P है वो इसकी एक कहां पर आ जाना चाहिए, सर्कुलर फेस पे आना चाहिए। तो अगर मैं सिलेंडर इधर का इधर ले लूंगा तो P का तो शीट से डिस्टेंस कितना है R। तो पॉइंट P तो इस सिलेंडर के कहां रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 2R। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाफ सिलेंडर इस साइड इस तरह से, हाफ सिलेंडर इस साइड और हाफ सिलेंडर इस साइड, ताकि ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस R। तो पॉइंट P कहां पर आ जाएगा, इसकी इस सर्कुलर फेस पे आ जाएगा। तो आप यूं मानो, अगर मैं इसको हाफ सिलेंडर बोलूं तो आधा सिलेंडर इधर आया और आधा सिलेंडर इधर आया। बोले तो ये R हो गया और ये भी R हो गया। तो टोटल सिलेंडर की लेंथ कितनी हो गई, 2R। टोटल सिलेंडर की लेंथ कितनी हो गई भाई, 2R। तो मैंने क्या किया, इमेजिन किया अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस of length 2R and cross section area A perpendicular to the sheet in such a way that point P should lie on its one circular face। तो यहां से यह डिस्टेंस कितनी है R और यह डिस्टेंस भी क्या होगी R। तो ये क्या हो गया मेरा भैया, क्या हो गया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ 2L है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये शीट थी, ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया परपेंडिकुलर टू द शीट, जिसकी हाफ लेंथ इधर है, हाफ लेंथ इधर है। बोले तो ये सिलेंडर इसको क्रॉस करके इधर से पास हो रहा है। तो मेरे को इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है दो तरह से, एक तो गॉस लॉ लगाकर और एक डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैं गॉस लॉ से बात कर लूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मेरा टारगेट सबसे पहले है कि इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये मेरे पास इनफाइनाइट चार्ज शीट है, ये मेरे पास इनफाइनाइट चार्ज शीट है, चार्ज केवल इस सरफेस पे, चार्ज इस सरफेस पे। तो मैंने क्या करा, ये एक सिलेंडर इमेजिन किया जो कि इसको क्रॉस करके इधर से बाहर निकल रहा है। अब अगर अपन इस सिलेंडर की बात करें, तो पता लगा यहां से लेकर यहां तक कोई चार्ज नहीं है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है। सिमिलरली आप जब इधर की बात करेंगे तो यहां पर भी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज केवल कहां पर है, शीट पर है। तो गौर फरमाइएगा, जब ये सिलेंडर इसको क्रॉस करके
इधर से बाहर निकलेगा, तो इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आएगा वो केवल इस एरिया के अंदर का चार्ज आएगा, वो केवल इस एरिया के अंदर का चार्ज आएगा। अगेन आप यूं समझे, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, सिग्मा। अब अपन को क्या करना है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो अपन ने क्या करा अपन ने, इस चार्ज शीट बोर्ड के परपेंडिकुलर आपने एक सिलेंडर इमेजिन किया, हुज लेंथ इज 2r, तो ये लेंथ तो कितनी है, r, तो हाफ सिलेंडर बाहर है और हाफ सिलेंडर अंदर है। तो आप गौर फरमाइएगा, जब आप ये सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहां पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज केवल कहां है, सरफेस पर। तो जब ये सिलेंडर इसको क्रॉस करके पीछे जाएगा, तो केवल इस एरिया के अंदर का चार्ज ही, इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज होगा, क्योंकि इस पूरे वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं है। इधर पीछे देखेंगे तो इस पूरे वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज केवल कहां पर आएगा, इस एरिया के अंदर आएगा। इसका जो एरिया है वो कितना है, a, इसका एरिया कितना है a, तो इस एरिया a के अंदर का चार्ज कितना आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा। तो इस पूरे एरिया के अंदर चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा a। तो यहां का जो चार्ज आएगा, चलिए इसको क्रॉस करके इधर जाएगा, तो केवल इस एरिया के अंदर का चार्ज ही इस सिलेंडर के अंदर आएगा। ये बाहर का चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड नहीं होगा। इसका मतलब चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, सिग्मा a। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन। तो ये तो क्या आया, इस सिलेंडर से पासिंग फ्लक्स आया बाय द गॉस लॉ, लेकिन मेरे को इसी सिलेंडर से पासिंग फ्लक्स देखना है बाय द डेफिनेशन। तो मैं क्या करूंगा, इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता जाऊंगा, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देखता जाऊंगा, फिर सबको ऐड कर दूंगा। तो गौर फरमाना, ये शीट है, तो ये हाफ सिलेंडर इधर आ गया, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस भी r हो गई। मेरे को इस पूरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स बताना है। पासिंग फ्लक्स बताने का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो मेरे को इस पूरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स बताना है। तो मैं क्या करूं, इस पूरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में तोड़ दूं। मैं क्या करूं, इस पूरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखने के लिए मैं क्या करूं, इस सर्कुलर फेस से पासिंग फ्लक्स देख लूं, इस सर्कुलर फेस से पासिंग फ्लक्स देख लूं, और इस कर्व सरफेस से पासिंग फ्लक्स देख लूं, और तीनों को ऐड कर दूं। बोले तो मैं इस पूरी गॉसियन सरफेस को बोल सकता हूं, दिस इज मेड अप ऑफ these 3 surface, circular face S1, circular face S2 and this is curved surface S3। तो मैंने क्या करा, S1 से पासिंग फ्लक्स देख लो। S1 से पासिंग फ्लक्स देखने के लिए इस S1 पर क्या करेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट देखते जाएंगे। ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स कैसे देखेंगे, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये इस S1 से पासिंग फ्लक्स हो गया। इस S2 से पासिंग फ्लक्स देखने के लिए इस S2 पर क्या करते जाएंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करते जाएंगे। इस S2 पर स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करते जाएंगे। ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देख लेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे। इसी तरह से इस S3 से पासिंग फ्लक्स देखना है, तो इस S3 पर अगेन स्मॉल एरिया एलिमेंट देखते जाएंगे। ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देखते जाएंगे,
तो ये S3 से पासिंग फ्लक्स हो गया। तो अपन क्या करें, S3 से पासिंग फ्लक्स, S1 से पासिंग फ्लक्स, X2 से पासिंग फ्लक्स, इन तीनों को ऐड कर दें तो ये पूरी इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स हो जाएगा। जब अपन S1 की बात करेंगे, देखना ये मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट यहां लिया, ये मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया यहां पर, तो बताओ इसके जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया मैंने यहां पर, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट मैंने यहां पर ले लिया, इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर आपकी तरफ नहीं होगा ना, किधर होगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इधर होगा। ई का डायरेक्शन देखें तो अगर मेरे को इस एरिया एलिमेंट पर ई का डायरेक्शन चाहिए तो मैं इस एरिया एलिमेंट से सरफेस पर, ये सरफेस है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये परपेंडिकुलर लाइन आएगी, तो ई का डायरेक्शन क्या होगा, इसी परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग होगा। तो ई का डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर, तो ई वेक्टर और डी वेक्टर की डायरेक्शन सेम आ गई। इस पर देखना है तो ये डी वेक्टर, ई का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द चार्ज शीट, तो ये हो गया। तो फिर पता लगा फिर ई और डी का डायरेक्शन सेम हो गया। इसका मतलब S1 के हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर ई और डी का डायरेक्शन सेम, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए cos 0। S2 पर देखेंगे ये S2 है, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चार्ज का ई का डायरेक्शन देखेंगे तो इससे शीट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसी परपेंडिकुलर लाइन पर होगा। चार्ज शीट पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। आप इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को देखोगे तो एरिया का डायरेक्शन ये, ई का डायरेक्शन ये, तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ई का डायरेक्शन परपेंडिकुलर लाइन पर ही होगा, और परपेंडिकुलर लाइन पर होगा तो चार्ज पॉजिटिव, तो अवे फ्रॉम द चार्ज। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो मेरा जो ये सिलेंडर की लेंथ है ना, ये शीट की क्या है, परपेंडिकुलर, तो इस शीट की वजह से इस एरिया एलिमेंट के किसी भी पॉइंट पर ई का डायरेक्शन आएगा, वो क्या आएगा, इस सिलेंडर की लेंथ के अलोंग आएगा, और इस सिलेंडर की जो लेंथ के अलोंग होगा वो इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर भी सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो S1 और S2 के हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर ई वेक्टर और डी वेक्टर का डायरेक्शन सेम, तो ई डी ए cos 0। S3 पर बात करते हैं, ये S3 स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया यहाँ पर, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऊपर जाएगा। ई का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द शीट, ये शीट के परपेंडिकुलर, तो ये ई का डायरेक्शन, और ये डी का डायरेक्शन, तो ई वेक्टर और डी वेक्टर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, डी का डायरेक्शन ये होगा, ई का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ई और डी अगेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो S3 के हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर ई वेक्टर और डी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो ई डी ए cos 90। तो हर स्मॉल एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। अब अगर अपन देखें तो मेरे को फटाफट बताओ, इस S1 का कौन सा स्मॉल एरिया एलिमेंट शीट के पास है। अरे ये सारे के सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट S1 की सरफेस पे, तो इनकी शीट से डिस्टेंस क्या होगी, सेम। इसका मतलब S1 के हर पॉइंट पर शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो मैं इस E को क्या कर लूंगा, बाहर ले लूंगा। सिमिलरली इस S2 का भी हर स्मॉल एरिया एलिमेंट शीट से सेम डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर है, R, तो इसके भी हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और गजब की बात क्या है, ये S1 का भी हर पॉइंट R डिस्टेंस पर, S2 का भी हर पॉइंट R डिस्टेंस पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड S1 पर होगा वही S2 पर होगा। इस वजह से S1 और S2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने सेम बता रखा है, ठीक है। अब अगर आप इस S1 के हर स्मॉल एरिया का, एरिया एलिमेंट का एरिया ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, इसके हर स्मॉल एरिया का एरिया एलिमेंट का एरिया ऐड करेंगे तो इस सर्कुलर सरफेस S1 का एरिया आ जाएगा। इस सर्कुलर सरफेस S1 का एरिया बोले तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी तरह से S2 के हर स्मॉल एरिया एलिमेंट को, एरिया एलिमेंट का एरिया ऐड करेंगे तो इस S2 का
एरिया आ जाएगा। S2 का एरिया बोले तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर अपन ने कितना बोल रखा है A, तो S1 का भी एरिया A, S2 का भी एरिया A, तो EA प्लस EA कितना हो गया, 2EA। ये इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स, ये भी इसी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स, तो दोनों को इक्वल कर दें तो 2EA इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से खत्म, तो E इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो भैया लोगों इसका क्या मतलब निकला, कि इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वह उस पॉइंट की शीट से जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इस फॉर्मूले में R आया ही नहीं। बोले तो यह पॉइंट P इससे 10 सेंटीमीटर है कि 20 सेंटीमीटर है कि 5 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट P इससे कितनी डिस्टेंस पर हो, R की वैल्यू कितनी हो, E की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस इनफाइनाइट शीट की वजह से इस पॉइंट पर, 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 इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द शीट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि आपकी ये इनफाइनाइट चार्ज शीट क्या प्रोड्यूस करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एक साइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस r के बीच में कर्व ड्रॉ करना चाहूं तो ये शीट है, लेट अस सपोज, तो पॉइंट P कहीं पर भी हो, R की वैल्यू कुछ भी हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो R की वैल्यू कुछ भी हो, ड्यू टू चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी विच इज पैरेलल टू द R। ठीक बात है। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो भैया प्लेट और शीट में डिफरेंस क्या है, शीट जो है बिल्कुल पतली सी है, बोले तो जिसका केवल एरिया है, तो यहां चार्ज एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब अपन एक शीट के ऊपर दूसरी शीट, तीसरी शीट, एक के ऊपर एक और शीट रख देंगे और इसको प्रेस कर देंगे, तो ये शीटें जो कंप्रेस हो जाएगी, चिपक जाएगी, स्टिक हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, प्लेट। तो प्लेट को अपन क्या बोल सकते हैं, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ शीट, अगर आप एक शीट के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी रखते जाएंगे और इनको प्रेस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, प्लेट बन जाएगी। लेकिन ये जो प्लेट है वो क्या है भैया, कंडक्टिंग प्लेट। तो ये प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। बोले तो जो मेरी ये कंडक्टिंग प्लेट है जो एक तरह से बहुत सारी शीट से मिलकर बना है, ये क्या है, इनफाइनाइट है। बोले तो अगेन
इसकी लेंथ इन्फिनिटी तक जा रही है और विड्थ भी इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी शीट है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी शीट। तो मेरे को क्या करना है, इस कंडक्टिंग प्लेट की वजह से, इस यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये मेरी प्लेट है, इस प्लेट को जैसे मैं चार्ज प्रोवाइड करूंगा, इस प्लेट को जैसे मैं चार्ज प्रोवाइड करूंगा, तो चूंकि यह प्लेट कौन सी प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट। तो अपन सब जानते हैं कि अगर आप कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड कर देंगे, कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड कर देंगे, तो वो सारा चार्ज कहां पर रहेगा, उसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा। बोले तो इस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज यहां पर और यहां पर आ गया। मीन्स एक तो यहां पर आया और एक यहां पर आया। तो मैं बोल सकता हूं दिस यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट कैन बी assumed as a made up of only two charge sheet, क्योंकि जैसे मैंने इस कंडक्टिंग प्लेट को चार्ज प्रोवाइड किया, सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे आया, एक तो यहां पर आया, एक यहां पर आया। अंदर कोई चार्ज नहीं है, बोले तो शीट पे कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इन सब पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज केवल कहां है, यहां पर, बोले तो इस शीट पर, और चार्ज क्या है, बोले तो इस शीट पर। तो मैं इस चार्ज कंडक्टिंग प्लेट को बोल सकता हूं कि मेरी ये चार्ज कंडक्टिंग प्लेट दो चार्ज शीट से मिलकर बना है, क्योंकि इन बाकी शीट्स पर तो कोई चार्ज नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के हिसाब से आपकी ये चार्ज कंडक्टिंग प्लेट एक तरह से क्या है, दो चार्ज शीट है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है कि नहीं बात? इसका मतलब इस चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करो, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लो, इस वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लो और दोनों का वेक्टर सम कर दो, क्योंकि बाकी अदर शीट्स पर तो कोई चार्ज नहीं है। तो कहना क्या चाह रहा हूं, देखना, आपकी ये कंडक्टिंग प्लेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। अब प्लेन ऑफ बोर्ड है तो अगर आप इसको बिल्कुल सामने से देखेंगे तो आपको केवल ये लाइन दिखेगी और आपको केवल ये लाइन दिखेगी, और इस शीट पर चार्ज है, इस शीट पर चार्ज है, बाकी की इन शीट पर कोई चार्ज नहीं है। तो मैं डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं कि जो प्लेन ऑफ शीट है इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, आपने सामने से देखा तो आपको एक तो ये दिखेगी साइड और एक ये लाइन दिखेगी, आपको लाइन दिखेगी, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो ये शीट है, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, ये भी शीट है, और अंदर वाली शीट पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये मेरी कंडक्टिंग प्लेट की एक चार्ज शीट हो गई, ये दूसरी चार्ज शीट हो गई, और पता लगा यूनिफॉर्मली चार्ज है तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, सेम। चार्ज पर यूनिट एरिया सेम। तो अगर आपको इस कंडक्टिंग प्लेट की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आप इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लो और दोनों का वेक्टर सम कर दो। बाकी अदर शीट की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इन पर कोई चार्ज है ही नहीं। तो अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूंगा तो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द शीट, शीट के परपेंडिकुलर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द शीट, और कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी पढ़ के बताया कि एक चार्ज शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरी चार्ज शीट है, यहां पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इस P से क्या करेंगे, इस शीट पर क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द शीट। पेन का टिप यहां रखा, शीट पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो अवे फ्रॉम द शीट, और कितना आएगा इसकी वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस शीट की वजह से
इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर जो सम होगा इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम होगा, और चूंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों सिंपल सिंपल ऐड हो जाएंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इस पूरी कंडक्टिंग प्लेट बोले तो दो चार्ज शीट की वजह से इस पॉइंट पी जो कि इस प्लेट के क्या है आउटसाइड, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द चार्ज फील्ड। अब की बार एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, तो मैंने एक पॉइंट इधर ले लिया आर, इस पॉइंट पर देखते हैं इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा अवे फ्रॉम द शीट, परपेंडिकुलर टू द शीट, और चार्ज पॉजिटिव तो अवे फ्रॉम द शीट, कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से देखिए तो परपेंडिकुलर टू द शीट, और अगेन कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस कंडक्टिंग प्लेट कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर अपन एक पॉइंट यहां ले लें, ये ले लिया मैंने आज एस, अब की बार ये पॉइंट एस कहां पर है इस प्लेट के अंदर, अभी तक तो ये पी और आर थे आउटसाइड द प्लेट थे, और आउटसाइड द प्लेट इस चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, परपेंडिकुलर टू द शीट आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज था तो अवे जा रहा था। लेकिन अब की बार अपन ने जो पॉइंट लिया वो क्या लिया इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट, इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, तो इनसाइड है इसके अंदर कोई पॉइंट है, इन शीट पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज का एक तो इस शीट पर और एक इस शीट पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ले, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ले, वेक्टर सम कर दे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा परपेंडिकुलर टू द शीट, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द शीट, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पता लगा अगर आपका पॉइंट इनसाइड द प्लेट है तो इन दोनों चार्ज शीट की वजह से, इन दोनों चार्ज शीट की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, और जब डायरेक्शन अपोजिट है तो इस पॉइंट पर इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा जीरो। कैसे? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम होगा, और चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा, और पता लगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा जीरो। और एज यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होगा जीरो, क्योंकि जैसे आप इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर टेम्परेली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे? जब तक कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाता, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब होगा जब सारा का सारा चार्ज कहां पर आएगा, इसकी आउटर सरफेस पे आएगा। तो कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की वजह से अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैं इस चार्ज कंडक्टिंग प्लेट को, क्योंकि जो चार्ज होगा वो इसकी आउटर सरफेस पे आएगा, तो मैं इस चार्ज कंडक्टिंग प्लेट को बोल सकता हूं दिस चार्ज कंडक्टिंग प्लेट इज मेड अप ऑफ दीज टू चार्ज शीट, कि मेरी ये कंडक्टिंग प्लेट इन दो चार्ज शीट से मिलकर बनी है। तो इस पूरी कंडक्टिंग प्लेट की वजह से, इस पूरी चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका वेक्टर सम। लेकिन एग्जाम में अपन को इस मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट इस मेथड के थ्रू फाइंड आउट करके नहीं आना है, डिराइव करके नहीं आना है। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताया है जो कि आगे का जो चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटर वहां पर काम आएगा। आप चाहे तो इसको डिक्टेट करना है चाहे तो कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में जो काम करना है वो मैं अब बताऊंगा, वो बताएंगे गॉस लॉ के थ्रू। ठीक है।
तो भैया ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट पर चार्ज केवल उसकी आउटर सरफेस पर है, इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस प्लेट के आप कहीं पर भी चल जाएं, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या मिलेगा, सेम। कहने का मतलब इस वाली शीट पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस वाली शीट पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। कहना क्या चाह रहा हूं कि इस पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब मेरे को एक पॉइंट बोला कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए बाय गॉस लॉ। तो मैं क्या करता हूं, इस कंडक्टिंग प्लेट के परपेंडिकुलर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। तो मैं क्या करता हूं, इस सिलेंड्रिकल इस चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के परपेंडिकुलर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस तरह से इमेजिन करता हूं, इस तरह से इमेजिन करता हूं कि पॉइंट पी इसकी एक सर्कुलर सरफेस पे आ जाए और इसकी दूसरी सर्कुलर सरफेस कहां पर आ जाए, इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट। इसका मतलब सिलेंडर का कुछ पोर्शन तो बाहर है और कुछ पोर्शन इसके अंदर ही, अंदर आके क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने इस तरह से यहां पर सिलेंडर इमेजिन किया है कि इसका कुछ पोर्शन तो इस प्लेट के बाहर आ गया और कुछ पोर्शन इसके अंदर ही जाके क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब मेरे को इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है, तो गॉस लॉ से और डेफिनेशन से। तो गॉस लॉ की बात करेंगे तो ये कंडक्टिंग प्लेट है, चार्ज यहां पर है और चार्ज यहां पर है। तो जब मैंने ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन की तो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो कौन सा होगा, जो इस एरिया के अंदर अंदर आएगा, क्योंकि अंदर पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो यहां वाला चार्ज ही इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर आएगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपने कितना बोला है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपने कितना बोला है, ए। तो इस ए एरिया के अंदर अंदर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा ए, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, ए। तो जब आप ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे तो इस ए एरिया के अंदर अंदर का चार्ज ही इसके अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि अंदर वाली लेयर्स पर, अंदर वाली शीट पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, बाय द गॉस लॉ सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरे को इसी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है बाय द डेफिनेशन। तो बाय द डेफिनेशन क्या करेंगे, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते जाएंगे, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देख लेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे। तो अगर मेरे को इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है तो मैं बोलूंगा कि मैं इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को तीन सरफेस से मिलकर बना मान सकता हूं, S1, S2 और ये सिलेंड्रिकल सरफेस S3। S1 से पासिंग फ्लक्स देख लूं, S2 से पासिंग फ्लक्स देख लूं, S3 से पासिंग फ्लक्स देख लूं। S1 से पासिंग फ्लक्स देखने के लिए इस S1 पर स्मॉल एरिया एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देखना पड़ेगा, फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। S2 से पासिंग फ्लक्स देखने के लिए S2 पर स्मॉल एरिया एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देखना पड़ेगा, E वेक्टर डॉट D वेक्टर, फिर पूरी सरफेस से फाइंड आउट करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से S3 पर अपन स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते जाएंगे, ईच स्मॉल एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स निकालेंगे, फिर पूरी सरफेस से निकालने के लिए ऐड कर देंगे। तो ये S3 क्या हो गया, S3 क्या हो गया, ये इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स, ये इस S1 से पासिंग फ्लक्स, ये इस S2 से पासिंग फ्लक्स। तो पूरी गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स क्या होगा, इन तीनों का एडिशन। सबसे पहले S1 की बात कर लें, ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट है। तो इस कंडक्टिंग प्लेट की वजह से अगर मैं इस S1 पर पासिंग फ्लक्स देखूंगा तो इस पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
और इस कंडक्टिंग शीट की वजह से भी इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द शीट। तो शीट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसी लाइन पर आएगा, पॉजिटिव है तो अवे। इसका मतलब क्या होगा, S1 के हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर E वेक्टर और DA वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, EDA cos 0 का वैल्यू 1। इस S2 से पासिंग फ्लक्स देखेंगे तो ये चूंकि S2 इस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर है और पूरी दुनिया जानती है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही नहीं होगी, तो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से पास नहीं होगी, तो इससे पासिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। S3 की बात करेंगे तो अगर आप ये शीट है, ये आपकी शीट है, ये इमेजिन कीजिए ये आपकी शीट है और ये आपकी शीट है। तो मैंने ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और E का डायरेक्शन देखने के लिए मैं क्या करूंगा, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, तो E का डायरेक्शन इस परपेंडिकुलर लाइन पर ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा, E वेक्टर और A वेक्टर एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो इसका हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर E और D एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। EDA cos 90 के लिए 0, तो हर स्मॉल एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, इस S1 का हर पॉइंट इस कंडक्टिंग प्लेट से सेम डिस्टेंस पर है और कंडक्टिंग प्लेट से सेम डिस्टेंस पर है, तो मैं इस E को क्या कर लूंगा, बाहर ले लूंगा, बाकी तो सब 0 हो गए। अब सारा स्मॉल एरिया एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो इस पूरी S1 का एरिया आ जाएगा। इस पूरी S1 का एरिया कितना है, A, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, A। तो ये भी इसी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स, ये भी इसी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स, दोनों को इक्वल कर देंगे तो EA इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से खत्म तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। वही कि एक तरह से अपन बोल सकते हैं ये कंडक्टिंग प्लेट किससे मिलकर बनी है, दो चार्ज शीट से मिलकर बनी है। तो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गौर फरमाइएगा, अगेन यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। बोले तो पॉइंट कहीं पर भी हो, कितनी ही दूर हो, पॉइंट आपका इस शीट से, इस कंडक्टिंग प्लेट से कितनी ही दूर हो, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है, मैंने डेरिवेशन तो कर दिया लेकिन मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है। आप उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करेंगे। मेरा कॉन्सेप्चुअली मेरे दिमाग में मिस्टेक आती है। मैंने बोला कि ये जो सिलेंडर लिया का कुछ पोर्शन तो बाहर लिया, कुछ पोर्शन अंदर लेगा, लेकिन मेरे दिमाग में बात आया कि अगर मैं सिलेंडर को, ये जो मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, तो मैंने इसके S2 को अंदर ही क्यों छोड़ा। अगर मैं हाफ सिलेंडर बाहर, हाफ सिलेंडर राइट हैंड साइड पर बाहर और हाफ सिलेंडर लेफ्ट हैंड साइड पर बाहर लेता तो क्या तकलीफ थी, क्या रीजन है कि मैंने इस S2 को इसके अंदर ही छोड़ा। अगर मेरा सिलेंडर इसको क्रॉस करके इधर निकल जाता तो क्या तकलीफ आती। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि ये सिलेंडर इसको क्रॉस करके इधर बाहर निकल जाए, बोले तो S2 अंदर ना होकर इधर बाहर होता तो क्या तकलीफ होती। तो मेरे को समझाइएगा, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मेरे को प्रॉब्लम आती है। तो अब अगर मेरे को क्या करना है, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है, तो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कहां से निकलेगा, S1 से बाहर निकलेगा, S2 से और S3 से। तो इस S1 से पासिंग फ्लक्स देखेंगे तो E और D सेम डायरेक्शन। अब इस S2 से पासिंग फ्लक्स देखेंगे, चूंकि S2 अब प्लेट के बाहर आ गया है और प्लेट के बाहर आ गया तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। E और DA का डायरेक्शन क्या होगा, E और DA का डायरेक्शन सेम होगा, तो यहां क्या आ जाएगा, EDA cos 0। EDA cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। S3 पर तो वही स्मॉल एरिया एलिमेंट को ऐसा भी लेंगे, DA वेक्टर और E वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो भैया लोगों
फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा ईडीए प्लस ईडीए। अब आप एक बार देखिए S1 का कोई सा भी पॉइंट देख लो, हर जगह हर स्मॉल एरिया एलिमेंट की प्लेट से डिस्टेंस सेम, तो ई को बाहर ले लेंगे। इस S2 का भी हर स्मॉल एरिया एलिमेंट प्लेट से सेम डिस्टेंस पर ई को बाहर ले लेंगे। डीए को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी इस S1 का एरिया आएगा, डीए को इंटीग्रेट करेंगे पूरी इस S2 का एरिया आ जाएगा। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया 2EA। अब ये 2EA को मैं किसके इक्वल कर दूं, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये भी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स, ये भी इसी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स। तो 2EA इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से खत्म, तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं जब 12th में पढ़ता था मेरे को एक बहुत तगड़ा कंफ्यूजन होता था कि अगर मैं सिलेंडर को क्रॉस करके इधर ले लेता हूं तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब सिलेंडर को अंदर छोड़ देता हूं तो इंटेंसिटी कितनी आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया ऐसा थोड़ी है कि आप एक तरह से करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग आएगा, दूसरी तरह से करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग आएगा। अरे आप कैसे भी निकालो, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस सपोज 10 न्यूटन पर कूलम है तो आप इस मेथड से भी निकालोगे तो 10 ही आएगा। मेथड अलग चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज होगा। तो इसका मतलब इसमें या इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये तो बुक्स में लिखा होता है तो इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। तो या अगर मैं सिलेंडर को बाहर निकाल लेता हूं तो मैंने यहां क्या कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, जबकि एक्चुअल में आना तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट चाहिए। तो जब मैं सिलेंडर को आधा इधर बाहर और आधा इधर बाहर निकालता हूं तो मैंने यहां से लेकर यहां तक में एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक कर रखी है, जिसकी वजह से मेरे आंसर कितना आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप खुद पकड़ेंगे कि मैंने यहां से लेकर यहां तक में क्या ब्लेंडर कर रखा है कि जिसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। और अगर मैं वो ब्लेंडर नहीं करता, मैं सही काम करता, तो इस मेथड के थ्रू भी कितना आता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप सोचिएगा कि में से कौन सी स्टेप में मैंने मिस्टेक कर रखी है, तो आप उस मिस्टेक को पहचानिएगा और मेरे को बताइएगा कि क्या मैंने ब्लेंडर कर रखा है। तो चलिए आज के लिए इतना सा बहुत है, फिर कल आगे अपन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।